जन्म शती के इस पवित्र अवसर पर वेमती नंदन अरुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर के इस हिंदी विभाग के इस सभागार में मंच पर मौजूद कला संकाय प्रमुख मंजुला वर्मा जी, विभागाध्यक्ष गुड्डी बिष्ट जी, संचालन कर रहे मेरे शिष्य, मेरे बहुत ही प्रतिभाशाली शिष्य अमित, प्रोफेसर संस्कृत के विद्वान आचार्य प्रोफेसर गुप्ता, सभागार में बैठे हुए अंग्रेजी विभाग के युवा प्राध्यापक नितिन जिनसे कि रोज BHU कैंपस में इनके गुरु मेरे गहरे मित्र हैं प्रोफेसर कृष्ण पांडे जी, इनसे मुलाकात, PSC से लोकेश जिनको मैं पहचान रहा हूँ। मैं बाकी शिक्षक हमारे साथियों को मैं नाम से नहीं पहचानता, अभी हमारा परिचय हो जाएगा। आप सबको मैं अपना स्नेह और सम्मान निवेदित करता हूँ और हमारे बीच जो प्यारे छात्र और छात्राएँ बैठे हैं, इसमें बहुत से शोधार्थी हैं और कुछ MA के विद्यार्थी हैं और साथ में इसे पता चले कि मेरी बेटर हाथ सुनीता शुक्ल जी हो लगातार मेरी यात्राओं में मेरे साथ रहती है और इनकी वजह से यात्राएँ बड़ी और आप सब असल में मैं सबसे पहले हिंदी विभाग के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि आज के इस अवसर पर यानी 7 अक्टूबर को 2024 को आप सब ने मिल करके पूरे विभाग की ओर से विजय देना शाही को याद किया है, जो भी करना ही चाहिए था, क्योंकि शाही जी का योगदान हिंदी साहित्य, हिंदी कविता, हिंदी आलोचना के लिए अप्रतिम योगदान है और जिससे कि नई पीढ़ी धीरे धीरे परिचित नहीं हो पा रही है। तो 100 साल यानी 7 अक्टूबर 1924 को वे पैदा हुए, 58 वर्ष की उम्र उनको मात्र 58 वर्ष की उम्र मिली और उनके जीते जी केवल मछली भर उनका एक कविता संग्रह आ पाया था, बाकी कोई पुस्तक उनके जीवन में 1982 तक नहीं आ पाई। बाद में उनकी पत्नी कंचनलता शाही के प्रयास से छठवां दशक, वर्धमान और पतनशील जैसी पुस्तकें लगातार उनकी प्रकाश हुई और साथ ही उनका बहुत ही चर्चित कविता संग्रह था वो उसके उनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये जाननी है कि शाही हिंदी के आचार्य नहीं थे और वे अंग्रेजी के आचार्य थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और वहीं पर उन्होंने लंबी सेवा दी, लंबी सेवा दी। मैं इसीलिए कह रहा था तुमसे कि सुन के जाना कि अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं वो और आज अंग्रेजी के हमारे सहायक आचार्य और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के होनहार शोधार्थी यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए यह हमारे गर्व की बात है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो रहा है और इसके लिए मैं हिंदी भाग के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने संस्कृत के आचार्य को जोड़ा इस आयोजन में, अंग्रेजी के आचार्य को जोड़ा, शायद उर्दू भाषा कोई आचार्य यहाँ होता तो और अच्छा होता एक, क्योंकि शाही की विद्वता के इतने विलक्षण आयाम थे कि संस्कृत, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, फारसी सब भाषाएं उनको आती थी और आप अगर उनकी कविता के साथ उनकी गज़लें पढ़ें तो आपको लगेगा कि किस तरह से गज़लों में वे अपनी गज़लों में उर्दू का प्रयोग करते हैं, उर्दू भाषा का बहुत ही सार्थक प्रयोग करते हैं। तो प्रमुख बात यह है कि अंग्रेजी का आचार्य हो करके और 50 के दशक में सोचिए कि न केवल उन्होंने नई कविता जैसी पत्रिका का संपादन किया, बल्कि आलोचना नामक पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया, जिस आलोचना को आगे चल करके नामो सिंह ने लंबे समय तक संपादन किया और उसके आगे फिर परमान श्रीवास्तव, फिर अरुण कमल की लगातार संपादित पत्रिका निकलते, आज भी पत्रिका निकल रही है।
तो 50 के दशक में संभवतः 53 से लेकर 58 तक शाही ने उसका संपादन किया था। तो आप देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच हिंदी आलोचना को समृद्ध कर रहा था, जिसका लोहा, जिसके तेवर को उस दौर में हिंदी के यशस्वी आलोचक नामवर सिंह भी स्वीकार करते थे। और नामवर सिंह ने कई अपने इंटरव्यूज में कहा है कि शाही को छोड़ करके मुझे हिंदी आलोचना में कोई पसंद नहीं, शाही से मैं बहुत सीखता हूँ। और वो 50 के दशक में था, जिसमें परिमल के द्वारा जो विवेचना की गोष्ठियाँ हुआ करती इलाहाबाद में, एक तरफ प्रगतिशील लेखक संघ का आयोजन हो रहा था, दूसरी तरफ विवेचना की संगोष्ठियाँ हो रही थी। तो उसमें जो हमारे छात्रों ने संक्षेप में अपनी बातें की, बहुत सारे उनके आलोचना के जो टूल्स हैं, जो परिमाण हैं। आप सोचिए कि लक्ष्मीकांत वर्मा ने जो किताब लिखी नई कविता के प्रतिमान, तो शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट लिखते हुए शाही ने उसे उलट दिया। जैसे आप कहते हैं कि ट्रेंड सेटर, तो शाही एक ट्रेंड सेटर आलोचक थे। उन्होंने एक इतना नवाचारी प्रतिभा उनके भीतर थी कि हर लेख में कई नई बातें वो कहते थे और कई नए सूत्र छोड़ जाते थे। जैसे कि नई कविता के प्रतिमान को उलट के उन्होंने कहा कि इस समय कविता के नए प्रतिमान पर चर्चा किए जाने की जरूरत है, और यही से कविता का नया प्रतिमान नामवर सिंह ने पुस्तक लिखी, जिन पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। और वहीं से उनकी आलोचना में नई कविता को लेकर के, उसके शिल्प विधान को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई। तो शाही के बारे में जो इतनी सारे उनके जीवन के बारे में, और ख़ास बात मैं शुरू में यही कहना चाहूँगा कि शाही खाँटी बनारसी थे। ये भी नई पीढ़ी को जानना चाहिए। विद्वान साथी तो सब जानते ही हैं, बनारस के कबीर चौरा में पैदा हुए थे और वो समाजवादी आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े रहे। काशी विद्यापीठ में आचार्य नरेंद्र देव के प्रेरणा से उन्होंने अंग्रेजी के सहायक आचार्य के रूप में पढ़ाया, फिर बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय आए। तो यह बात इसलिए दर्ज करना चाहता हूँ कि अगर मैं श्रीनगर में न होता तो मैं आज बनारस में बोल रहा होगा साहित्य। यानी बनारस की मिट्टी थी जो पूरे देश में अपनी आलोचनात्मक तेवर से पूरे हिंदी जगत को प्रभावित कर रही थी। और पूरा उनका जो कर्म क्षेत्र था लंबे समय तक वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय रहा। अब सवाल यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि अब शाही को क्यों पढ़ा जाना चाहिए, जो शाही से हम क्या सीख सकते हैं। विजय देवराय शाही के आलोचना से, उनकी कविताओं से हमें क्या सीख मिलती है। देखिए, एक शुरू में ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि सतर्क साहसिकता शाही की आलोचना का सार तत्व है। और जब मैं सतर्क साहसिकता शाही की आलोचना का सार तत्व कहता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वे जितनी आलोचना करते हैं, उसमें जितनी नई बातें कर रहे होते हैं, उसमें बहुत ही तर्क होता है। और शाही इसी वजह से कई जगह वो बहुत ही तार्किक हो जाते हैं और कई बार सूत्रात्मक हो जाते हैं। तो तार्किकता और सूत्रात्मकता शाही की आलोचना का जीव द्रव्य है, लाइफ वाइटर है। तो एक तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी शाही से सीखने के लिए। कुछ पाठ्यक्रम में शाही पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शाही में एक तरह का एक जो विद्रोही तेवर हमेशा रहा। यानी आप देखिए कि शाही ने किसी भी केंद्रीय सत्ता का, केंद्रीय विमर्श को कभी स्वीकार नहीं किया। जब भी कोई विमर्श केंद्रीयता प्रदान किया, शाही ने मुखरता से उसको तार्किक रूप से या तो उसका खंडन किया या उसमें कुछ जोड़ने की उन्होंने कोशिश की। तो इस रूप में अगर आप देखें तो उनकी आलोचना में एक विलक्षण बौद्धिकता मिलती है, जिसे हम लोग उन्हीं के शब्दों में शाही को स्कॉलर क्रिटिक कहते हैं। यानी बहुत ही एक ऐसा आलोचक जो बहुत पढ़ा लिखा है। वो मिल्टन को पढ़ा है, डॉक्टर जॉनसन को पढ़ा है, वहाँ से लेकर T.S. इलियट को पढ़ा है, या लेविस को पढ़ा है, वहाँ से लेकर के और हिंदी के साथ साथ
भारतीय काव्यशास्त्र को भी पूरी तरह से पढ़ा हुआ है, जिसकी आलोचना की रेंज 2000 साल की आलोचना की जो बुनियाद थी उसके ऊपर निर्मित हो रही थी। जैसे यहाँ पर हम लोग MA और BA में काव्यशास्त्र पढ़ाते हैं, भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ाते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में भाव है जो काव्य अलंकार लिखे, और जहाँ से कविता यानी नाटक से हट करके कविता अपनी निर्मित शुरू करती है। कविता एक स्वतंत्र और स्वायत्त होती है, और भामह की बुनियादी चिंता ये थी कि हम कविता के केवल शास्त्रीय सूत्र ही विकसित नहीं करेंगे, बल्कि कविता का महत्व क्या है, कविता क्यों पढ़ी जानी चाहिए, कविता क्यों लिखी जानी चाहिए, इसका उन्होंने सूत्र दिया। और जिसमें कि प्रेम और यश को लेकर के आप जो हमारे विद्यार्थी यहाँ बैठे वो जानते हैं कि प्रेम और कीर्ति जो कविता से मिलती है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च प्रीतिम करोति कीर्तिम च साधु काव्य बंधन। तो प्रेम और कीर्ति की जो बातें करते हैं वो जोड़ा है कि तुमको कि वो धर्म का समाज था, धर्म अर्थ काम मोक्ष शास्त्रीयता से मिलता था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कविता तुम जब पढ़ोगे तो तुम्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष तो मिलेगा, तुम्हें प्रेम और यश भी मिलेगा। और जिस पर हम लोग आज तक डिबेट करते हैं काव्य हेतु काव्य प्रयोजन पर, वही भाव कविता के जो अलंकारों के सूत्र देते हैं, गुणों के सूत्र देते हैं, दोषों के काव्य दोषों के बारे में बताते हैं, वही भाव यह भी कहते हैं कि विनयेन विना काश्री वा निशा ससीना बिना रहिता सत कवित्तेन की ऋषि वाग में दग्धता। संस्कृत के आचार्य उत्तर हमारे बीच बैठे हुए हैं। तो अब देखिए उनका योगदान क्या था। उन्होंने कहा भाई देखो, बगैर कवित्व के रहिता सत कवित्तेन, सत कवित्व से वंचित होकर के कि ऋषि वाग की दग्धता, द्वारा लिखना पढ़ना बोलना सब बेकार है। तो कविता का ये ऊंचाई है, यानी जो निर्माता होता है, जो निर्माता आलोचक होता है, जो निर्माता सर्जक होता है, वह केवल उस व्यक्ति का निर्माण ही नहीं करता, उस व्यक्ति के पोषण के लिए चर्चाएं भी करता है और उसका प्रमोशन भी करता है। विजय देवनारायण शाही को पढ़िए, उनका छठा दशक पढ़िए, और उनकी जो उनकी किताब है साहित्य क्यों, लोकतंत्र की कसौटियाँ और साहित्य और साहित्यकार का दायित्व, ये सब वर्धमान और पतंजलि जो उनकी कृतियाँ हैं आप पढ़िए। शाही ने जो भी लिखा हो, लेकिन उसमें कविता और साहित्य उनके केंद्र में रहा है। साहित्य को शाही ने कभी नहीं छोड़ा, साहित्य की आलोचना भी करते हैं और साहित्य के बारे में कहते हैं कि साहित्य क्यों पढ़ा जाना चाहिए। साहित्य क्यों, आप सोचिए उस जमाने में वे एक अलग आलोचक हैं इस मामले में कि कविता क्या है। निबंध तो आचार्य शुक्ल ने लिखा जिसमें कविता के महत्व के बारे में बताई और कविता के शिल्पगत विवेचन किया, कविता की जो एक आंतरिक संरचना हो उसके बारे में बताया कि कविता क्या है और कौन सा बात है। शाही ने साहित्य क्यों में साहित्य पढ़ा ही क्यों जाना चाहिए, साहित्य की सामाजिकता क्या है, साहित्य का सामाजिक प्रभाव क्या है, और साहित्य आपको क्यों समृद्ध बनाता है, इसके बारे में भी बात करते हैं। इसीलिए मुझे हमेशा लगता है नई बात मैं शाही से ही प्रेरणा लेकर हम कहना चाहता हूँ श्रीनगर की इस धरती पर कि शाही विजय देवनारायण शाही मुझे भारतीय काव्य शास्त्र में के आधुनिक भामह लगते हैं। आधुनिक भामह यानी जो केवल आलोचना नहीं करता, बल्कि जिस पक्ष की आलोचना कर रहा है उसकी स्थापना के तमाम तर्क भी देता है। और साहित्य क्यों में आप देखिए कि बहुत सारी बातें आप कह जाएंगे। और एक बात और यह भी जानना चाहिए, शाही ने प्रतिष्ठान की महत्ता पर भी चर्चा की है। वो कहते हैं कि प्रतिष्ठान साहित्य के बगैर रह सकता है, लेकिन साहित्य बगैर प्रतिष्ठान के रह नहीं सकता। जैसे कोई भी सत्ता संरचना प्रतिष्ठान हो, उसको साहित्य पढ़ने न पढ़ने की कोई जरूरत, कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन अगर साहित्य है तो उसे अंततः जो है प्रतिष्ठान, सत्ता नहीं प्रतिष्ठान बनना होगा, प्रतिष्ठान से जुड़ना होगा। और प्रतिष्ठान से जुड़ने के लिए जो बात करते हैं वो क्या कहते हैं, छोटी छोटी गोष्ठियाँ, बौद्धिक समागम से लेकर के विश्वविद्यालयों में परस्पर आवाजाही, परस्पर संवादी संरचना विश्वविद्यालय में होनी ही चाहिए।
क्योंकि विश्वविद्यालय बनाए ही इसी कारण से गए हैं, बनाए इसीलिए गए हैं। और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ इस धरती पर कि जितनी मेरी जानकारी है, आज के दिन हिंदी विभाग का जो श्रीनगर का ये हिंदी विभाग जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, इसको छोड़ करके शायद ही भारतवर्ष के किसी हिंदी विभाग में आज के दिन विजय दिवस साहिब में कोई आयोजन हो रहा है, जबकि शताब्दी आज बीत रही है। ये भी आपके लिए बहुत तकलीफ है। हाँ, आज दिल्ली में एक व्यक्तिगत प्रयास से एक फाउंडेशन का आयोजन है, उसकी वो बात अलग है। लेकिन विश्वविद्यालय की संरचना में जो विश्वविद्यालय साहिब को पढ़ते पढ़ाते बड़े हुए, जब विश्वविद्यालय की पूरी संरचना विकसित हुई, साहिब को इस रूप में, जिस रूप में याद किया जाना चाहिए था, वो आज के दिन याद नहीं किया जा रहा है। इस नाते भी हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग और उसके अध्यक्षा के संरक्षण में, गुड्डी पवार के संरक्षण में जो आयोजन हो रहा है, मैं बार बार उसका प्रशंसा करना चाहता हूँ, जिसका संरक्षण यहाँ के डी साहिबा ने दिया है, मंजुला राव ने दिया है, और जिसका कि आयोजन संयोजन कर रहे हैं अमित। देखिए, ये प्रश्न भावुकता का नहीं है, प्रश्न तर्क का है कि आखिरकार जिस विजय देवराना साहिब को जो अंग्रेजी, अब अंग्रेजी वाले समझे वो तो हिंदी के आलोचक हैं, हिंदी वाले जाने को तो अंग्रेजी के आचार्य थे, अब यदि हिंदी वाले समझे वो अंग्रेजी के आचार्य थे, और अंग्रेजी वाले समझे को तो उन्होंने अंग्रेजी में क्या लिखा हो तो हिंदी के आलोचक थे। तो आचार्य और आलोचक में फंस करके एक महान प्रतिभा पर वैसी चर्चा न हो पाए, ये तो किसी भी साहित्य का दुर्भाग्य है। क्योंकि जो आदमी उस समय में साहित्य क्यों जैसा निबंध लिखा, उस दौर में साहित्य क्यों जैसे निबंध लिखने वाला कोई नहीं था। और उसमें काव्यशास्त्र, अंग्रेजी का काव्यशास्त्र, भारत का काव्यशास्त्र और हिंदी जगत का पूरा जो डिक्शन का मुहावरा था, वो उन्होंने एक तरह से विकसित किया था। अब इस संदर्भ में आप देखिए कि यह पेपर उनके पास आया क्या, तो भारतीय जीवन दर्शन की जो सदुत्कड़ी प्रकृति थी, साहिब उसके बहुत प्रभाव में थे। उसकी मैं आगे संक्षेप में चर्चा करूंगा। भारतीय जीवन दर्शन जो सदुत्कड़ी प्रवृत्ति थी, मन मस्त भावना, जो भक्तिकालीन साहित्य से आई थी। तो अगर आप देखिए कि उनकी रेंज में क्या था, उनकी रेंज में कबीर से लेकर के छायावाद था, छायावाद से लेकर के नई कविता थी, जो इतनी बड़ी उनकी रेंज थी। यानी पूरा भक्ति साहित्य उनके रेंज में था, पूरी आधुनिक साहित्य उनके रेंज में था। लेकिन उन्होंने अपने को बिखरने नहीं दिया, उन्होंने अपनी पूरी आलोचना को केंद्रित किया उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य पर। लेकिन वो इतने सतर्क थे, उस हिंदी आलोचना की सूत्रों को विकसित करते हुए भी वो न रीति काव्य के योगदान को भूलते हैं और न ही भक्ति काव्य के योगदान को भूलते हैं। तो जिस रूप में हम लोग उनको जानते हैं, जो स्कॉलर क्रिटिक की बातें होती हैं, उस रूप में हम आप देखिएगा कि ये उनका योगदान है। यही वजह रही कि इतना जो स्कॉलर क्रिटिक थे, उन्होंने हिंदी आलोचना को पूरी तरह से बहस धर्मी बनाया। ऐसी यानी आप सोचिए कि जो बौद्ध चिंतन से, बौद्ध साहित्य से लेकर के भक्तिकाल साहित्य से लेकर जो आधुनिक साहित्य तक आया, जिसको हजारी साहित्य नहीं कहते हैं, कि बगैर तर्क के और जिसे तुम्हारी आत्मा स्वीकार न करे, तुम्हारा जमीन स्वीकार न करे, उसे मत मानो, चाहे वो गुरु का वचन ही क्यों हो। यानी जो साहसिकता थी, तो साहसिकता और बहस धारिता, ये आलोचना के दो ऐसे औजार उन्होंने विकसित किए जिस पर कि आगे चल कर के हिंदी आलोचना की नींव खड़ी हो पाई। और यही वजह थी कि आगे की जो हिंदी आलोचना पर साहित्य का बहुत अधिक प्रभाव रहा। कई बार ऐसा रहा कि लोगों ने प्रभाव तो ग्रहण किया, लेकिन साहित्य के प्रति वैसी कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की जैसी कृतज्ञता ज्ञापित की जानी चाहिए थी। और इसके लिए शाही ने दो तर्क बहुत देखिए, शाही ने क्या किया कि सूत्रात्मक थे ही, तार्किक थे ही, लेकिन जो उनकी सघन बौद्धिकता थी, उस सघन बौद्धिकता के दायरे में उन्होंने दो बातें की जो हिंदी आलोचना जिनके बहुत लग गई है। एक तो तनावपूर्ण संतुलन की बात करते हैं और दूसरी बात को कहते हैं सघन बौद्धिकता। कहते हैं हिंदी आलोचना के लिए दो बातें बहुत जरूरी है, तनावपूर्ण संतुलन और सघन बौद्धिकता।
तनावपूर्ण संक्रमण का मतलब ये है कि हिंदी आलोचना की नज़र अपने समकालीन टेक्स्ट पर होनी चाहिए, समकालीन आधुनिक साहित्य का जो पाठ है उस पर होनी चाहिए। लेकिन पार्श्व में जो हमारे कुछ उनके दिए गए लिख गए हैं उसके आँच में उसको सींचना भी चाहिए। यानी परंपरा की आँच और वर्तमान का जो प्रवाह है, दोनों के सम्मिलन से जो तनाव विकसित होता है, जो तनावपूर्ण संतुलन विकसित होता है, तनावपूर्ण संतुलन, जैसे वो भारतीयता की बातें इस संदर्भ में करते हैं, कहते हैं कि ऐसी, अब सोचिए कि हम लोग आज के ज़माने में भारतीय ज्ञान परंपरा की बातें करते हैं, करना भी चाहिए। भारत सरकार भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चाओं पर बहुत जोर दे रही है, हम सब उसके साक्षी हैं। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के माध्यम से उस पर जोर दे रही है, भारतीयता के मूल्यों के विकास पर जोर दे रही है, भारतीय संस्कृति के मूल्यों के विकास पर जोर दे रही है। लेकिन सही सोचिए कि सब कुछ छोड़ करके भारतीयता की मूल्यगत विशेषताओं को 50 के दशक में बता रहे थे। और क्या कहते हैं कि भारतीयता पर बहस करते हुए वे बार बार इस बात को कहते हैं कि भारतीयता बहुलतावादी संस्कृति के गतिशील बिंदुओं की तलाश है। यानी बहुत सारे जो संस्कृतियां हैं उनके साथ यह देखना कि इसमें आधुनिकता के लिए कौन से मूल्य, क्योंकि साहित्य का जो दिमाग है ना वो बहुत ही आधुनिक रूप से विकसित हुआ। तो कहा कि हम भारतीयता, हम परंपरा को कभी नहीं छोड़ेंगे, हम आधुनिकता को भी नहीं समझने का नहीं क्या करेंगे। वो कहते हैं कि जो भारतीय जो परंपरा में सांस्कृतिक बहुलताएं थी, सांस्कृतिक विविधताएं थी, उनके बीच यह देखना कि कौन आधुनिक रूप से गतिशील हो सकता, कौन सा मूल्य गतिशील हो सकता है, इसके दायरे में साईं ने कहा कि यह तलाशना ही भारतीयता है। भारतीयता उन्होंने कहा कोई आरोपित भारतीयता को आप वैदिक ग्रंथों से ले आइए, आप काव्यशास्त्र ले आइए, साहित्य के साथ खड़े होते हैं। लेकिन कहते जरा यह देखिए कौन से रूढ़िगत मूल्य हैं और कौन से गतिशील मूल्य हैं। जो रूढ़िगत मूल्यों से साहित्य सख्त नफरत है। कहते नई पीढ़ी, कहते हर समय की नई पीढ़ी रूढ़िगत मूल्यों के खिलाफ जाती है। अगर नई पीढ़ी को रूढ़िगत मूल्यों के बारे में आप नहीं बताएंगे और परंपरा के गतिशील मूल्यों के बारे में नहीं बताएंगे तो नई पीढ़ी कभी भी आपकी बात को स्वीकार नहीं करेगी। तो नई चेतना, नई पीढ़ी के विकास, नई पीढ़ी का चरित्र, नई पीढ़ी का व्यक्तित्व कैसे निर्मित हो, शाही लगातार इस पर बहस करते हैं। जो मैंने कहा कि शाही की जो बहस धर्मिता थी, तो शाही की बहस धर्मिता में नई चेतना का की निर्मित, नई चेतना का सतत निर्माण उनके लिए केंद्रीय मूल्य था। और यही वजह है कि साहित्य को आप जितना ही पढ़ोगे, मैं नई पीढ़ी से केवल ये आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो केवल अभी चर्चा में करूँगा क्योंकि पद्मावत का विश्लेषण और शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट और लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पे एक बहस, केवल साहित्य क्यों, लोकतंत्र की कसौटियाँ तो बाद पढ़िए, तो यह 3 निबंध पढ़ जाइए, आपको पता चलेगा कि पढ़ने के उपरांत आपने कितना नया सीखा है। आप बदल यकीन मानिए, मैं तो अपने विद्यार्थियों को, जैसे अमित ने कहा कि या प्रसंग के माध्यम से विश्वविद्यालय संरचना में जहाँ बहसें होती हैं, जहाँ बातचीत, मैं लगातार प्रमोट करता रहता हूँ कि क्योंकि यहाँ से 2 बातें होंगी। एक तो भारतीय ज्ञान परंपरा से आपका जुड़ाव महसूस होगा, दूसरे बात को कैसे प्रस्तुत किया जाए, अपनी बात को कितने बौद्धिक और तार्किक तरीके से कही जाए, इस बात का भी सलीका विकसित होगा। और आप जान लो कि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी शोधार्थी हो, जब हिंदी साहित्य शोधार्थी होती तो तय है कि आगे चल कर के आपको बोलना है और आपको आलोचना करनी है या पढ़ाना है। तो पढ़ना पढ़ाना तो आपका मुख्य सरोकार है, जो पढ़ना पढ़ाना मुख्य सरोकार है, इसे आपने चुन ही लिया तो थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ी तैयारी करिए। आपका जिसे कहते हैं कि आत्म संस्कृति की बौद्धिकता का विकास होगा। साहित्य की आलोचना आपके भीतर आत्म संस्कृति की बौद्धिकता का विकास करेगी। और आत्म संस्कृति की बौद्धिकता का मतलब ये है कि सबसे पहले खुद को बदलेगी, खुद को समृद्ध करेगी, और फिर 10-20 के ग्रुप बना करके आपके भीतर बेचैनी होगी। इसलिए बेचैनी होगी कि
संवेचना की जो बौद्धिक गोष्ठियाँ होती थी, ये सारे के सारे जो निबंध उनके प्रकाशित हैं, सब गोष्ठियों में पढ़े गए परिचय और उनमें बहसें भी। तो कोई बहुत ईसाई बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से किताब नहीं लिख रहे थे, वहाँ से बहस कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, व्याख्यान दे रहे थे। उसको बाद उनकी पत्नी, उनके निधन के पश्चात उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान आज के दिन याद कर रहे हैं, कंचनलता शाही का। उन्होंने एक एक पन्ने को बचा के रखा था, और अगर कंचनलता शाही यह काम न की होती तो शाही का तो मछली घर के अलावा कुछ भी न बचा होता, सब गायब हो गया होता। ये बहुत बड़ी बात है, और इतना दुर्लभ खजाने से हमारी नई पीढ़ी हम सब वंचित रह जाते, हम सब वंचित रह जाते। पढ़ने पढ़ाने की बातें तो दूसरी है। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो तनाव को संतुलन और बौद्धिक सघनता, बौद्धिक सघनता क्या मतलब है? बौद्धिक सघनता का मतलब है कि शाही ने हर उस आरोपित औचित्य का विरोध किया जिसके बारे में कहा गया इसे मान। तो शाही अपनी बौद्धिक सघनता को इस रूप में परिभाषित करते हैं कि वह आरोपित औचित्य के खिलाफ जाते हैं। वो कहते भाई देखिए, मैं मानूंगा, लेकिन जब मेरी संवेदना, मेरी तर्क की कसौटी मुझे अपील करेगा। आप कह दोगे आप गुरु हो, आप शिक्षक हो, या आप कुछ भी हो, बड़े आलोचक हो, और आपने कह दिया कि साहब ये मान लीजिए मैंने कहा कि आचार्य शुक्ल ने कहा। अब आचार्य शुक्ल ने कहा, हम सम्मान करते हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल ने कई बार हर बात थोड़ी मैं मान लूँगा। ये सीख भी शाही देते हैं, और ये सीख कहाँ से आती है? हमारे विद्यार्थी जानते हैं कि जो हमारी शास्त्र की परंपरा थी, उसमें बहसें होती थी, गुरु शिष्य से बहुत डिबेट्स होते थे। आपको पता है कि अभिनव गुप्त के पट्ट शिष्य हैं से 6 और अभिनव गुप्त रस ध्वनि सिद्धांत के प्रणेता, जिन्होंने ध्वनि और रस दोनों का काम किया। नाट्यशास्त्र पर काम किया उन्होंने, और ध्वनियालोक गोचर की पुस्तक की, दोनों काम किया। 6 जो उनके शिष्य थे वो आगे बढ़कर के उन्होंने और ये कहा